Suppose this is a type of this is a pyramid. It is a right pyramid. Right pyramid means क्या होता है? इसका जो apex है, इसका ये वाला जो point है, it is vertically above the center of the base. That is called a right pyramid. इसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है पूरे वॉल्यूम में, डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, और इसका जो बेस से लेकर एपेक्स तक का हाइट है, दैट हाइट इज h. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E0. तो आपको ये भी दे दिया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, आपको निकालने का जरूरत नहीं है कि E0 कैसे आएगा. और now what we have done, this is given. Now what we have done, let's call this as point P. We have truncated this cone. Truncated this cone meaning ये point P था, तो आप ने इस कोन को ट्रंकेटेड कर दिया, मतलब कि ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट हैज बीन रिमूव्ड. ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट हैज बीन रिमूव्ड. तो देखने में कैसा होगा, देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा. एंड द हाइट ऑफ द रिमूव्ड पिरामिड, ये भी पिरामिड होगा जो रिमूव्ड पोर्शन है, उसका हाइट जो h है, स्मॉल h. हाइट ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन इज स्मॉल h. नाउ व्हाट विल बी द फील्ड एट पॉइंट P? ये सेम पॉइंट P है. फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P. क्वेश्चन सर को क्लियर काफी दिया है. हाँ सर वो जो फील्ड दिया है ई, वो कहाँ पे दिया? पॉइंट P पर. E इज एट पॉइंट P, और रिमूव करने के बाद फिर से पॉइंट P जो था ओरिजिनली, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताना है कितनी होगी. ये ढूंढो बस. फाइंड दिस. ये तो रह गई, साथ में यहां पर टोटल चार्ज रहेगा इसके ऊपर जितना भी है, और डिवाइडेड बाय, अब आपको यहां पर ए की हाइट मालूम है, तो समहाउ h स्क्वायर ही आएगा नीचे. क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? हमने यहाँ पर शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका कोई शेप चेंज नहीं हुआ. तो देयर विल बी सम कांस्टेंट्स, ऑब्वियसली देयर विल बी सम कांस्टेंट्स अदर देन k. कूलॉम कांस्टेंट के लिए अलावा भी और कांस्टेंट्स होंगे, जो कि इस q का वैल्यू और बाकी इसका शेप की वजह से कुछ ना कुछ आ रहा होगा यहाँ पर. लेकिन अल्टीमेटली यही चीज रहेगी. उसको कैपिटल क्यों लिख देता हूं अभी, जस्ट क्लैरिटी हो. फिर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, और मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू दिस रिमूव पार्ट. रिमूव पार्ट का शेप बिल्कुल इसके जैसा है. रिमूव पार्ट का शेप एकदम इसके जैसा है. तो रिमूव पार्ट की वजह से जो फील्ड होगी ड्यू टू रिमूव पार्ट, वो उसके ऊपर जो चार्ज है मान लो स्मॉल q डिवाइड बाय h स्क्वायर. और जो हमें आंसर चाहिए दैट विल बी E0 माइनस E रिमूव्ड. E रिमेनिंग क्या होगा? E0 माइनस E रिमूव्ड. ये बताइए क्या ये बात क्लियर है सबको? जैसे कैविटी में करते थे वैसे ही ये भी. अब जो चार्ज है दोनों के ऊपर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम. रो सेम है, तो चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम h के प्रोपोर्शन, h क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा.
इसमें वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब, और इसका छोटा सा वॉल्यूम अगर मैं उठाऊं तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल h क्यूब, एंड अल्टीमेटली चार्ज भी उसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपके पास आया दैट E नॉट प्रोपोर्शनल टू रो इनटू सम h क्यूब, एक फैक्टर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल आया? रो इनटू h के। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं रो कांस्टेंट है तो सिर्फ h के। ध्यान से देख लो ये चीज। सिमिलरली E रिमूव्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो रिमूव्ड पोर्शन है वो अल्टीमेटली किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? स्मॉल h के। That means now we know that E naught over E removed must be equal to H over H. Proportionality constant दोनों के लिए सेम होगा। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको रेसिप्रोकल करो और 1 माइनस कर दो तो ये चीज बन जाएगी। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो E removed डिवाइडेड बाय E naught is equal to H by H, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। 1 माइनस E रिमूव्ड ओवर E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस H by H, वो आ जाएगा वो टर्म। E नॉट माइनस E रिमूव्ड डिवाइडेड बाय E नॉट इक्वल्स 1 माइनस H by H। ये क्वांटिटी चाहिए हमें, ये कितना होगा? E रिमेनिंग इक्वल्स E नॉट टाइम्स 1 माइनस H ओवर H। ये देखिए ध्यान से और मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो। जब आप इसको इंटीग्रेशन से या किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करोगे, सो देयर आर सर्टेन, अब ठीक है, इसी पिरामिड को मान लो आप इसका h बढ़ाते जा रहे हो, तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब h के प्रोपोर्शन में ही बढ़ते चले जाएंगे। सॉरी, हाँ, और ये पूरा का पूरा ऐसा एक्सपैंड होता चला जाएगा h के प्रोपोर्शन में। तो आपने अगर कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट लिखा तो E नॉट में ये वाली क्वांटिटी तो जरूर आएगी, 100%। आप उससे बच नहीं सकते, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर इसका शेप कांस्टेंट है और आप सिर्फ h बढ़ाते जा रहे हो तो बाकी सभी साइड्स h के ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगी। जैसे आपने मान लीजिए h को ट्वाइस कर दिया तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाले जितने भी साइड्स हैं दे विल ऑल इंक्रीज, दे विल ऑल बिकम ट्वाइस, सभी ट्वाइस हो जाएंगे। तो यस, ये बात सही है कि नीचे देयर माइट बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वाले साइड का भी स्क्वायर आए, इस वाले साइड का भी आए, या फिर इस वाले साइड का कुछ इफेक्ट आए, या फिर मे बी वर्टिकल हाइट का आए, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ h मल्टीप्लाइड बाय सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पर डिपेंड करेगा। साइज बढ़ाने पर एंगल तो चेंज हो नहीं रहे, तो अल्टीमेटली मान लीजिए आपका ये वाला जो साइड है, इसको साइड को मैं C बोल रहा हूँ, C कम्स आउट टू बी x मल्टीप्लाइड बाय सम कॉट, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, यहाँ पर कोई भी रेशियो होगा। अब अगर मैं h को इंक्रीज करूंगा विदाउट चेंजिंग शेप तो ये रेशियो नहीं चेंज होने वाला। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखो, बाय अगर आप उसके हिसाब से सोचो कि डायमेंशन के हिसाब से, तो Q ऊपर रहेगा और नीचे कोई एक डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा। चाहे कोई सा भी डिस्टेंस का स्क्वायर रहे, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू h, और अगर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू h है तो उसका स्क्वायर h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी एक कांस्टेंट आएगा जो कि शेप पे डिपेंड करेगा। तो उस लॉजिक से हम ये बोल रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, अगर आपने इसका h को इंक्रीज कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये भी ट्वाइस ही हो जाएगा। इसको मतलब ऐसे सोचो, जूम कर लिया आपने, हाँ ये सोच सकते हो ऐसे, जूम कर लिया अगर, तो हर एवरी पॉइंट will be zoomed or distance will be zoomed in the same proportion। तो आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे से बनाया था हम इसमें क्वेश्चन। सपोज दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस 2r, और इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है आपको।
इसके थोड़ी दूर पर देयर इज अ स्फीयर, ये तो रिंग है एंड दिस इज अ स्फीयर, और ये एक इमेजिनरी सरफेस है, यानी कि ये गॉसियन है, दिस इज अ गॉसियन स्फीयर, इसका रेडियस r है। अब ये रिंग जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, such that velocity is along the line joining the centers, तो इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगा थोड़ी देर में। तो करंटली अगर आप अभी देखो तो इस गॉसियन सरफेस से जीरो फ्लक्स, ओवरऑल जीरो फ्लक्स पास होगा, बिकॉज देयर इज नो इनक्लोज चार्ज। आई वांट टू यू टू फाइंड व्हाट ड्यूरिंग दिस मोशन what will be the maximum flux which will pass through this sphere. Find the maximum flux which will pass through this sphere. अच्छा हाँ, आगे वैसे सोचो, ओवरलैप करेंगे। जब इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर आएगा तभी तो नेट फ्लक्स इससे निकलेगा, और सबसे ज्यादा कब निकलेगा जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा अंदर। ये जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज अंदर पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा चार्ज कब पहुंचेगा इसमें अंदर, किस पोजीशन पे? सर जब वो ऊपर से जा रहा हो बिल्कुल, आप डायमीटर का। करेक्ट, जब ये वाला रिंग कुछ ऐसे बनेगा, जब ऐसे रहेगा ये वाला रिंग, ये दो ऐसे डायमीटर वाले पॉइंट्स को, तो ऐसे सोच अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये आर्क लेंथ बढ़ जाए थोड़ा सा आगे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आर्क लेंथ आपको मालूम है जितना बड़ा ये कॉर्ड होगा उतनी ही बड़ी आर्क लेंथ होगी 100%। इसमें देख लो, छोटा सा कॉर्ड बनाओगे छोटी आर्क लेंथ है, बड़ा कॉर्ड है तो बड़ी आर्क लेंथ है। और ये कॉर्ड सबसे बड़ी कब बनेगी इसकी, कॉमन कॉर्ड जो है, जब इसका ये डायमीटर बन जाएगा स्फीयर का। तो ठीक है, बस अब यार ये वाला चार्ज निकालो, ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अब इजी है। कैन यू फाइंड दिस चार्ज? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ हो तो लैम्डा इनटू आर्क लेंथ एल मान लो। ये एंगल पता लग रहा है तुम्हें, ये एंगल कितना होगा ये वाला? 30। सही है, तो हो गया बस। ये पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 3 हो गया। अगर ये पाई बाय 3 है तो ये लेंथ, ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? ये 30 है। 3 पाई आर। हाँ गुड, तो ये आर है, ये 2r है, तो एंगल 30 आ जाएगा ना आधा वाला, तो टोटल एंगल 60 आ गया। अब L विल बी इक्वल टू 2r इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना, पाई बाय 3 है। हो गया काम। अब क्या बचा इसमें, Q इनक्लोज निकाल लो। Q इनक्लोज विल बी लैम्डा इंटू 2r पाई ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट कर दो। एप्सिलॉन नॉट करोगे तो फ्लक्स बन जाएगा, मतलब है ना, इसी को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, Q इनक्लोज आ गया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, यू विल गेट दी कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए बस ये निकालना था, ड्यूरिंग इट्स मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आर्क लेंथ व्हिच विल बी कट बाय दिस स्फीयर। अगेन दिस इज अ गॉसियन हेमिस्फीयर। गॉसियन हेमिस्फीयर है तो इमेजिनरी हेमिस्फीयर ऑफ सम रेडियस, और ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसकी एक ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली हेमिस्फीयर की एक ही रहती है। अब आपने क्या काम करा, इसके अलोंग एक बार तो चार्ज को रखा जस्ट आउटसाइड एट पॉइंट ए, जस्ट आउटसाइड है ये, so infinitesimally near to the surface, और फिर उसके बाद रखा जस्ट इनसाइड द स्फीयर। So we have to find the ratio of flux through curved surface when same charge is kept at A and then at B.
सेम चार्ज हमने जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड वाले पॉइंट से है। ए एंड बी आर जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड। रेशियो निकालिए, ये सोचना है आपको। तो पहला वाला तो वो जो जितना सर्कल से जितना जाएगा उतना ही कर्व सरफेस से निकलेगा क्योंकि नेट फ्लक्स 0 होगा। करेक्ट, गुड, ठीक है। तो तुमने ये निकाला कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है प्लेन सरफेस से? जी सर, जी सर। कितना आया सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई ले लिया मैंने। बेटा? वो लगाओ ना जो तुम्हें तरीका बताया है। ये क्या करो? 1/4 निकलेगा। वाला तरीका लगाओ। सर सर ऑप्शन 2 है क्या? शायद ऑप्शन 3 है, एक मिनट तुमसे देखना पड़ेगा। सर 3। हाँ यस, 3 दिया हुआ है। बाकी कैलकुलेशन से पता लगेगा अभी सही है कि नहीं, बट ठीक है। देखो, जस्ट टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। इसका जो बेस होगा उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो आपको मालूम है यार, ये जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड है, तो ये एंगल 90 होगा टोटल जो सबटेंड कर रहा होगा एंगल। तो हाफ एंगल कितना आ गया? 45। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स का तरीका था Q/2 एप्सिलॉन पॉइंट चार्ज के लिए 1 माइनस cos थीटा। थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 दिस इज द फ्लक्स व्हिच पासेस थ्रू द फ्लैट सरफेस। अब सोचो, अच्छा पॉइंट चाहे ए पे रखो चाहे बी पर रखो, दोनों ही केस में ऑलमोस्ट इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा थ्रू फ्लैट सरफेस बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द सरफेस। अब आप क्या करोगे? व्हेन जस्ट आउटसाइड है तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस हेमिस्फीयर मस्ट बी 0, व्हिच मींस जितना फ्लक्स यहां से बाहर निकला उतना ही कर्व्ड सरफेस से एंटर कर रहा होगा। टोटल नेट फ्लक्स जो एंटर कर रहा होगा वो उतना ही फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, और जब उतना ही फ्लक्स एंटर कर रहा होगा तो क्या वैल्यू होगी उसकी? इतना ही होगी। दिस इज द फ्लक्स एंटरिंग इन द फर्स्ट केस। सो व्हेन चार्ज एट A net flux through hemisphere is 0, यानी कि फ्लक्स जो कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस must be equal to negative of the flux through flat surface। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो 1/1/√2। अब बात आता है जब बी पर हो, एट बी, तो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा? नेट फ्लक्स कितना होगा जो सरफेस से, गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है? दैट मस्ट बी इक्वल टू Q पर एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से कुछ पार्ट यहां से पास कर जाएगा, बचा हुआ कर्व्ड सरफेस से पास कर जाएगा। तो जो यहां से पास कर रहा है वो वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि आपने चेंज नहीं करा डिस्टेंस। तो बचा हुआ कितना होगा? कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू Q और एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 थ्रू फ्लैट सरफेस, और ये हमारा 5 थ्रू फ्लैट सरफेस है। सब्ट्रैक्ट कर लो, Q और एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q ओवर 2√2 एप्सिलॉन नॉट। सही है? ये कितना आ गया? दिस बिकम्स Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q ओवर 2√2 एप्सिलॉन नॉट बिकम्स Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1/√2। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों केसेस में रेशियो निकाल लो। A is to B करा था, यानी कि this डिवाइड बाय दिस करना है। So 1 minus 1/√2 डिवाइड बाय 1 plus 1/√2, which will be √2 minus 1 divided by √2 plus 1, I suppose। इक्वेशन निकाला आप लोगों ने कि ये लाइन की इक्वेशन कितनी आई है? कितने लोगों ने इक्वेशन निकाला है? जरा एक बार चैट पे लिख दो कि हमारी इक्वेशन आ गई है। We have got the result। कितने लोगों ने इसका आंसर निकाला? प्लस Q माइनस Q
and the equation of this line, which is making an angle alpha. एक ने बोला है अभी बस. सो हमने बीच में से यहाँ पर ओरिजिन माना था सिमेट्रिक लाइन पे, एंड दिस डिस्टेंस वाज कंसिडर्ड टू बी 2d. 2d लिया था ना, ये 2d लिया था, डी दिया था। d d या 2d. सर डी 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 दिया था सर। चलो ठीक है, कोई बात डी. ऑलराइट, सो दो लोगों ने बोला अभी तक किया है उन्होंने. अभी सिर्फ दो ही लोग बोले हैं अभी तक कि उन्होंने किया है आंसर. ठीक, तो तुम्हें फंडा मैंने क्या बताया था, दैट आप एक x डिस्टेंस पर जाओ और एग्जैक्टली इतना ये वाला पॉइंट कंसीडर करो. तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x, y. सो दिस डिस्टेंस इज x, देन दिस डिस्टेंस इज y. और यहां पर एक y रेडियस का रिंग कंसीडर करो, and we will try to write down the flux passing through ring, with this ring, using two different methods. Two different methods में क्या क्या है, पहले तो आप इसको पूरा एक साथ कंसिडर करो, दोनों रखे हुए हैं. और हमें मालूम है यहाँ पर अल्फा एंगल में जितना भी फ्लक्स निकल गया, पूरा इसका सॉलिड बना लेंगे बाद में. जितना फ्लक्स निकल गया वो सारा का सारा यहाँ से पास करेगा ही करेगा 100%. यहाँ से अल्फा में जितना भी निकल गया, और यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, Q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. इतना फ्लक्स तो 100% सारा का सारा यहां से पास करेगा. और तभी करेगा जब, ध्यान दो बेटा, ध्यान समझ लेना ये चीज, तभी करेगा जब ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं, क्योंकि तभी फील्ड लाइन जैसे कर्व होके इसमें से निकलेंगे. अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो ये वाला फ्लक्स ऐसे सीधा निकल जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सीधा ही निकल जाता है, ऐसे कर्व नहीं होती फील्ड लाइंस. तो अभी क्या हो रहा होगा, जितना यहाँ पे अल्फा पे जो निकला है फ्लक्स वो सारा का सारा इसमें से जाएगा. दूसरा तरीका क्या है, आप इंडिविजुअली प्लस वाले चार्ज की वजह से एंड माइनस वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालो इंडिविजुअली. यानी कि कंसिडर की माइनस क्यू नहीं है, एब्सेंट है, तो सिर्फ इसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा वो इतने एंगल पे होगा. लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा 1. तो वो वैल्यू आएगी Q over 2 epsilon naught 1 minus cos theta 1. Similarly, find the flux due to minus Q. तो उसको इससे कनेक्ट करोगे आप ऐसे, ये एंगल मान लीजिए थीटा 2 है, तो फ्लक्स ड्यू टू माइनस Q विल बी Q over epsilon naught 1 minus cos theta 2. और मैंने माइनस नहीं लगाया है क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी ऐसे जाएंगी, और इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस इधर की तरफ ही जाएंगी, और ऑब्वियसली ये वाला फ्लक्स भी इस डायरेक्शन में ही, तो सभी के लिए सेम साइन है. एंड देन the flux total, this is total flux, will be flux due to plus Q charge and flux due to minus Q charge individually. ये स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल आप अलग अलग ऐड कर ही सकते हो. सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, तो ऑब्वियसली अलग अलग भी आंसर आ जाएगा. आपका E नेट हर पॉइंट पर E1 plus E2 होगा. आप उसमें उस जगह का थोड़ा सा DL मल्टीप्लाई करोगे तो ये अलग अलग ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर टोटल अगर फ्लक्स निकालना है यानी कि ये वाली चीज, तो ये इसका सम आएगी. और हम अभी क्या निकाल रहे हैं, हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये आएगा एंड दे आर इक्वल. तो वही चीज लगाई हमने. इट इज हैपनिंग बिकॉज दिस एग्जिस्ट. सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स एक फंडा होता है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा. आगे अब सिंपल सा रिजल्ट इसका आ जाएगा कि 1 minus cos अल्फा, वेयर अल्फा की हमें वैल्यू, ये पैरामीटर, ये हमें डिफाइन बताएगा कि कौन सी लाइन की बात चल रही है, इक्वल टू 1 minus cos theta 1 प्लस 1 minus cos theta 2. तो 1 minus cos theta 1 कितना, cos theta 1 will be y divided by d over 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट. ना गलत लिख दिया, अलग से लिखते हैं. cos theta 1 और cos theta 2 की वैल्यू, cos theta 1 cos theta 2.
कॉस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है d plus x, d by 2 plus x, and this whole divided by d by 2 plus x whole square plus y square, ये होगा। और cos theta 2 कितना हो जाएगा d by 2 minus x whole divided by d by 2 minus x whole square plus y square। आप ये दोनों वैल्यूज उठा के जब इसमें डालोगे तो आपको ये x और y में जो भी रिलेशन आ रहा है दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो मेन चीज ये समझ में आना चाहिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए आप। इनफैक्ट हमने ये वाली चीज कैसे लगा पाए, हम फाई टोटल पहले दोनों को एक साथ रख के माना, तो अल्फा के टर्म्स में आया कि ये वाली लाइन कितने एंगल पे निकल रही थी, और जब मैंने इंडिविजुअली निकाला तो डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब इसको हटा दो अगर माइनस चार्ज को, तो फील्ड लाइंस डायरेक्टली ऐसे ऐसे निकलेंगी और वही वाली फील्ड लाइन पास करेंगी। तो विदाउट दिस चार्ज सिर्फ इतने एंगल तक जो फील्ड लाइन थी वही पास कर रहे थे। जब आपने चार्ज रख दिया तो अल्फा वाली भी पास कर जाएगी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वाली भी ऐसे घूम के इसके अंदर से पास कर जाएगी। तो ऑब्वियसली फ्लक्स बढ़ गया पहले से, क्योंकि 2-2 4% है, इसलिए फ्लक्स बढ़ ही जाना चाहिए। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ध्यान से देखना बेटा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। और ग्राफ में अगर कुछ चीज दिखाई ना दे तो पूछ लेना आराम से। ये पूरे 3 डायमेंशनल रीजन का आपने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है, वेयर दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस and this direction is y-axis. This is the origin to 0, 0. This distance is 5 in centimeters. This is 10 in centimeters. ये पूरा y जो है सेंटीमीटर्स में, और x भी सेंटीमीटर्स में। लेकिन यहां पर ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। 5 10 and this mark is 15। अब मैं ये बेसिक लाइंस बना देता हूं बस। एंड जो यहां पर फील्ड लाइंस हैं जरा ध्यान से देखना, वो इधर 1 से शुरू होती है और 3 पर खत्म होती है इधर, ठीक है। इधर से कैलकुलेट कर रहे हो तो 1 है, और यहां से कैलकुलेट 3 है, 4 5। 1 वाली जो शुरू हुई वो इधर 3 पर जाकर खत्म हुई, ये फील्ड लाइन है। जो फील्ड लाइन 2 से शुरू हो रही है वो खत्म होती है जाके 6 पर। बेटा कहीं पर भी अगर ये लगे ना कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मुझे बताना। जो फील्ड लाइन 3 से शुरू हुई है वो खत्म हुई है जाकर 9 पर। और एक खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि बंद हो गई, हमने रीजन ही इतना दिखाया है बस, है ना। आगे भी इतना रीजन दिखा रहे हैं। ये 3 4 वाली जो फील्ड लाइन है वो खत्म हुई जाकर 12 पर। और 5 वाली जो है वो खत्म हुई जाकर 15 पर। ग्राफ बताओ, ये ग्राफ क्लैरिटी है सबको? फील्ड लाइन जो 1 से शुरू हुई वो 3 पर खत्म हुई, जो 2 से शुरू हुई वो इधर 6 वाले पॉइंट पर खत्म हुई, 6 पे, 3 से इधर 9 पर, 12 पर एंड 15 पर। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये फील्ड लाइन 3 डायमेंशन में है एक्चुअली। दीस फील्ड लाइंस आर इन 3 डायमेंशंस, सिर्फ 2 में नहीं है। मैंने ग्राफ से ड्रॉ किया है 2 का। बट दिस फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट, रोटेशनली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। रोटेशनली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब
कि आप इन फील्ड लाइंस को ऐसा मान सकते हो कि अगर इतना ही डिस्टेंस 1 ऊपर आओगे तो भी फील्ड लाइन ऐसी दिखाई देगी और ये इसी तरह से जारी होगी ऊपर की तरफ. सो दिस कंप्लीट ग्राफ is or this complete field lines they are symmetric about y axis. यानी जैसी इधर है वैसी इधर होगी, वैसे ऊपर भी होगी, वैसे नीचे भी होगी, और पूरा ऐसा रोटेट करा दो तो हर जगह सेम होगी. क्या इमेजिन कर पा रहे हो किस टाइप की फील्ड लाइन है? नहीं सर, थोड़ा सा और एक बार थोड़ा बोलें. कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर फील्ड लिया तो कोई डायरेक्शन आएगा मे बी ऐसे. अब एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस इससे रखते हुए इधर कहीं भी घूम जाओ तो सेम मैग्नीट्यूड है फील्ड का, और ये जनरल किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू है. यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे आपने एक पॉइंट लिया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना है, डायरेक्शन देखा कितना है, और फिर उतना ही आप अगर इस डायरेक्शन में भी देखोगे, ऊपर की तरफ आओगे या कितना भी आओ, इस ये रिंग समझ लो आर रेडियस की ऐसे, वहां पर हर जगह फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग है जैसा यहां पर है. सो मैं इसको बोलूंगा फील्ड इज सिमेट्रिक field is rotationally symmetric about y axis. थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको लगाना पड़ेगा कैसा है, सोचो अच्छे से इसका क्या मतलब है. ये फील्ड लाइन ऐसे घुमाओगे तो एकदम सेम दिखाई देगी आपको. सर मतलब एक सर्कल के सर्कमफरेंस में अगर वो फील्ड लाइन को घुमाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगा. डायरेक्शन ऑब्वियसली सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे तो ऐसे घूमते चला जाएगा, बट वो सर्कल जो है उसका सेंटर यहाँ लाई करना चाहिए वाई एक्सिस पे. हाँ, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट दिस इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक बोल सकते हो आप इसको. समझ में आया फील्ड्स कैसी हैं? सर जी सर थोड़ा फिर से बोल देंगे सर, वो कट गया था मेरे. क्वेश्चन तो मैंने अभी बोला ही नहीं है, मैंने आपको भी फील्ड सिखाया है कैसा है. दीज आर द फील्ड लाइंस. आपको एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, 1 से 3 तक जा रही है, इधर 2 से 6 जा रही है, 4 से 9 एंड सो ऑन. और फिर मैंने बोला दैट फील्ड इज रोटेशनली सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. थोड़ा इमेजिन करो इसके वो ऐसे सिमेट्रिक है चारों तरफ, यानी कि अगर मैं इधर वाला ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी ऐसी फील्ड लाइन -1 से -3, -2 से -6 ऐसे जाएगी. उस प्लेन में भी जो z एक्सिस है उस प्लेन में भी ऐसे ही है और चारों तरफ ऐसे ही है. यानी कि यहाँ पर एक फील्ड लाइन 1 डिस्टेंस अवे इधर की डायरेक्शन में भी होगी ऊपर की तरफ, और वही फील्ड लाइन फिर यहां से सेम डायरेक्शन में 3 पर एंड करेगी, यहां से 3 डिस्टेंस पर हर जगह. अब क्वेश्चन सुनो सब लोग, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझने की कोशिश करना. इस पर्टिकुलर फील्ड में देयर इज अ चार्ज पार्टिकल which can remain in equilibrium at this point. This is 0, 10. यहां पर एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है. पार्टिकल कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम एट 0, 10. कैसे रह सकता है इक्विलिब्रियम में? भाई एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी यहां पर, और एक और फोर्स चाहिए फिर, तो आपको दिया नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेविटी है दूसरी फोर्स. सो इसका वेट में भी नीचे लग रहा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रही होगी. दैट इज व्हाई इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. सो पार्टिकल कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम एट 0, 10. तो ये आपका जो है जी का डायरेक्शन है नीचे की तरफ. ठीक है, जी तो ऑब्वियसली आप कांस्टेंट लोगे, सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस है तो जी तो चेंज होगा नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस, magnitude of charge changes, magnitude of charge, this is charge, changes such that it attains another equilibrium position
एट ओरिजिन। अब ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कहां आया, ये क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही, बिकॉज आप लगाओगे क्यू ई इक्वल्स एम जी। अब अगर मैं क्यू को चेंज करूं तो दोबारा इक्विलिब्रियम के ई को बढ़ाना पड़ेगा, ई को बढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले बात मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा है या यहां ज्यादा है, एक्स एक्सिस पर ज्यादा है या उसके पैरेलल ये जो लाइन है उस वहां पर ज्यादा है? एक्स एक्सिस। यहां ज्यादा है, यहां पर फील्ड ज्यादा है। तो ये चार्ज इसीलिए अब ये ज्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पर आकर अब इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। बड़ा है। कम होगा, कम होगा। कम होगा, क्योंकि पहले यहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह पर इक्विलिब्रियम में था, अब यहां पर इक्विलिब्रियम में आ गया ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह पर। सो ऑब्वियस सी बात है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जहां बढ़ी है वहां इक्विलिब्रियम पे है, विच मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ होगा। सो ये जो पार्टिकल है इसने कुछ चार्ज लीक कर दिया और लीक करने से नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया यहां पर। फाइंड डेल्टा क्यू, चेंज कितना हुआ चार्ज ये निकालना है आपको, करिए। एमजी तो कुछ दिया नहीं है, बट ये कांस्टेंट रहेगा, मास और ग्रेविटी कांस्टेंट है। सो इफ यू आर एबल टू फाइंड डेल्टा ई यू कैन फाइंड डेल्टा क्यू, दे विल बी रिलेटेड। इफ यू आर एबल टू फाइंड डेल्टा ई तो डेल्टा क्यू निकल जाएगा फिर यहां से। उसी तरीके से सोच के करो इसको। ओके, यू आर फाइंडिंग दिस, डेल्टा क्यू बता दिया आपने मुझे। ट्राई टू फाइंड दिस, जस्ट क्यू से डिवाइड करके बता दो क्या आ रहा है। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन चार्ज। मतलब ये आ गया तो ये भी आ ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर दिया हुआ है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड लाइंस हो ड्रॉ करी है मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, किस चीज का मेजर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो आप? चलो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। एंड डेंसिटी कौन सा वाला, ये गलती कर रहे हो तुम लोग। सोचो भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आ रहा है? सर 8/9। कौन बोला ये? सर सीधा गार्ड, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। ओके, बाकी लोग सभी सोचो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? अगर आपको ये फील्ड समझ में आया कैसे रोटेशनली सिमेट्रिकल है तो आप बता सकते हो। यहां पर आपने यहां से यहां तक 5 फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो ये 5 फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल होंगी? मतलब 5 फील्ड लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये इतने एरिया में जा रही है। आप 5 सेंटीमीटर एरिया ले लो और उतने एरिया में से ये ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से पास हो रही है। सेम गोज फॉर दिस, यहां पर जो है यही फील्ड लाइंस कितने एरिया में पास कर रही हैं? जिसका रेडियस 15 है। तो यहां पर रेडियस 5 है, यहां पर रेडियस 15 है, और सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे उनमें से, चाहे कितने भी हो। आई एम नॉट काउंटिंग फील्ड लाइंस, लेकिन अगर ये ऐसा शेप है इसका फील्ड लाइंस का, तो जितनी फील्ड लाइन इतने बड़े एरिया में से पास कर रही होंगी, ऐसा सर्कुलर ले लो जिसका रेडियस 5 है, यहां पर उतनी फील्ड लाइंस 15 रेडियस के डिस्क में से पास कर रही होंगी। So electric field is proportional to number of field lines divided by area. Electric flux density, this is the flux, and divide कर दिया area से तो density। ये वाली बात समझ में आई क्या सबको?
शाश्वत का आंसर सही आ गया है, गुड। कितने लोगों को इस चीज में डाउट है, ये वाले फंडे में डाउट है कितने लोगों को, फटाफट पूछ लो। अनीश, यस सर। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी एरिया कितना है, ये एरिया होगा 5 into 5 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सो फर्स्ट यहाँ की जो फील्ड लाइन है, मान लो E2 बोल रहा हूं मैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कुछ होगा, नंबर फील्ड लाइंस का डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर। सिमिलरली E1 इस पॉइंट पर है, यहाँ पर सेम उतनी ही फील्ड लाइंस है, यानी कि नंबर सेम है दोनों के लिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी फील्ड लाइंस पास कर रही है कितने एरिया में, और एरिया विच इज प्रोपोर्शनल टू 15 स्क्वायर। तो E2 by E1 आया कितना, हाउ मच इज E2 by E1? ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, मान लो E2 by E1 आ जाएगा 1/9। यहां पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ फील्ड कम है, so E2 by E1 will be equal to 9 और E1 by E2 1/9। अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है यहां से, तो आप आगे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लो यहां से, इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट चार्ज पहले Q1 था, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E1 थी, बाद में चार्ज Q2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गई, ऐसे करके लिख लो इसको। और यहां से ट्राई टू फाइंड दिस क्वांटिटी, ट्राई फाइंडिंग दिस क्वांटिटी, डेल्टा Q अपॉन Q, दिस इज Q1 minus Q2 अपॉन Q1, आपको निकालना है डेल्टा Q ओवर Q1। बोलो बेटा, ये आंसर आया? 8/9 आया। जो मैं सिचुएशन दे रहा हूं उसी सिचुएशन में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यानी कि सिचुएशन थोड़ी स्पेशल। These are two frictionless rods, दोनों के दोनों परपेंडिकुलरली दे आर फिक्स्ड, और इनमें दोनों के ऊपर हमने एक बीड पास कराया हुआ है। दिस इज अ बीड्स, दीज आर बीड्स, मास दोनों का ही m है, बट चार्ज अलग अलग है, Q1 and Q2, and distance from this intersection is, this one is d and this one is 2d. Initially both of them are at rest. Initially both are at rest. Find the position of initially they are at rest and then they are released simultaneously. तो मास दोनों का m है, चार्जेस अलग अलग। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ second bead when one of them reaches corner मतलब ये वाला पॉइंट। सेकंड बीड की पोजीशन के बारे में क्या बोल सकते हो? when one of them reaches corner and you will be treating them as point particles, दोनों point particles। तो ग्रेविटी कुछ नहीं है क्या? नहीं, ग्रेविटी नहीं है, बट एक चीज है, एक है, समझो, ग्रेविटी तो नहीं है, देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है।
लेकिन these charges have equal opposite sign है charges के, which means they will be attracting. ये important point है, ये मैंने तुम्हें शुरू में बताया. बट वो दोनों चार्जेस है ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. क्वेश्चन क्लियर हो गया? We must find the position of the second bead when one of them one of them reaches the corner. First find the magnitude of acceleration. Initial acceleration के magnitudes का ratio निकालो. अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का रेशियो आ गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रेशियो इनके डिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस बचा हुआ है ना सेंटर से, उस डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आएगा वो. और अगर ऐसा हो रहा है, विच मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो बचे हुए डिस्टेंस के प्रोपोर्शनली हमेशा, तो भले ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्टिल एक्सेलरेशन उतना ही रहता है जितना डिस्टेंस बचा हुआ है आपको. दैट मीन्स दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली कॉर्नर पर पहुंचेंगे. ये करके देखना, सॉल्व करके देखना. एक्सेलरेशन का रेशियो जो है इनका, वो डिस्टेंस रिमेनिंग फ्रॉम द कॉर्नर के रेशियो के बराबर है, प्रोपोर्शनल है. मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. ये निकाल के देखना एक बार. और अगर ऐसा है तो दोनों साइमल्टेनियसली ही पहुंचेंगे. पूरा आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व करके खुद से करो. सर ये जो आपने बोला कि ये ऐसे ही कंडीशन के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा, सर वो क्यों? हाँ मतलब अगर मान लो ये एंगल कुछ और होता बीट्स के बीच में, हाँ अच्छा, है ना, मासेस अलग होते, समझ रहे हैं? हाँ सर दिस इज नॉट अ, मतलब ये ऐसा कोई फंडा हमने मतलब पहले नहीं पढ़ा होगा ना, ऐसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ही ये चीज लग पा रही, ये बोलने का मतलब तुम्हें. हाँ सर. मान लो आपकी जो फोर्स है वो किसी और टाइप की होती, 1/r² की बजाय 1/r³ वाली कोई ऐसी फोर्स होती, या कांस्टेंट फोर्स होती, कुछ भी है तो उसमें नहीं लगता ये सब, बड़ी स्पेसिफिक इसमें लगेगा ये.